नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम विकास के पथ पर आप सभी का स्वागत है। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय हेतु विकास एवं नीतियाँ। इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में बतौर अतिथि मौजूद है छत्तीसगढ़ के आईएएस अफसर श्री सोनमणि बोरा जी। श्री सोनमणि बोरा सर वर्तमान में प्रमुख सचिव है आदिम जाति विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन में। इसके पहले सर का एक लंबा अनुभव रहा है। रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, सरगुजा, कवर्धा इन क्षेत्रों में बतौर कलेक्टर पद पर पदस्थ थे तथा अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने विकास के नए मानक स्थापित किए। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सर, आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय जोहार जी सर, हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, छत्तीसगढ़ का एक बड़ा भूभाग जो है वो वहाँ पे आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं। लगभग 32% जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो आदिवासियों की है। और ऐसे में राज्य सरकार द्वारा, विभाग द्वारा आदिवासियों के लिए क्या कुछ काम किया जा रहा है उनके विकास के लिए? जी, छत्तीसगढ़ राज्य जो है 5th अनुसूची जो भारत का संविधान के महत्वपूर्ण जो एक घटक है जी, उसमें अंतर्गत आने वाले 10 राज्य है। उस राज्य में से एक राज्य है छत्तीसगढ़ है जी। और छत्तीसगढ़ जैसे आपने कहा लगभग 31% से भी अधिक पॉपुलेशन जो हमारे है उसी आदिवासी वर्गों से आते हैं। जी, हमारे छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से 43 जनजातियाँ है और उसके उप जनजातियों को यदि हम मिला ले 150 से भी अधिक ये हो जाता है। और ये हमारे जो विकास खंड 146 है पूरे प्रदेश में, उन्हीं में से 85 विकास खंड ऐसा है जो अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। जी। इसका आशय ये हुआ कि ये जो लगभग 65-66% जो भूभाग है उसमें हमारे अनुसूचित क्षेत्र आते हैं और इसमें हमारे जो आदिवासी जो भाई बहन है, हमारे जो समुदाय है वो अधिक रूप से यहाँ निवास करते हैं। और इनके समन्वित विकास के लिए, सतत विकास के लिए भारत सरकार की बात हो या राज्य सरकार की बात हो, तमाम योजनाएं जो राज्य प्रवर्तित भी है, केंद्र शासन प्रवर्तित भी है और ये दोनों मिलके इन क्षेत्रों का विशेष रूप से विकास करने के लिए कृत संकल्पित है। मैं जैसे कहना चाहूँगा कि जब आदिवासी समाज की हम बात करते हैं उसको 2 भाग में हम विभक्त कर सकते हैं। एक होता है अति पिछड़े जनजाति जो भारत सरकार द्वारा जो है छत्तीसगढ़ से 5 ऐसे जनजातियों को अति पिछड़े जनजातियों के श्रेणी में रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसमें बेगा है, बिरहोर है, अबूझमारिया है, कमार है और पहाड़ी कोरबा है। इसके अलावा राज्य शासन 2 और जनजातियों को जो है दर्जा देके रखा है, जो जिसमें पंडो है और भुंजिया है। तो इस प्रकार ये जो 7 जनजातियां है जो अति पिछड़ी जनजातियों के श्रेणी में आता है। भारत सरकार ने अभी हाल ही में 2023 में एक महत्वपूर्ण अभियान विशेष पिछड़ी जो जनजातियां है उनके समन्वित विकास के लिए, उनके बुनियादी जो आवश्यकता है अधोसंरचना की हो, एज एन इंडिविजुअल जो उनको आवश्यकता है, समुदाय को जो आवश्यकता है, उसको ध्यान में रखते हुए PM जनमन एक अभियान उन्होंने प्रारंभ किया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ में लगभग 2300 से भी अधिक बसाहत या गांव जो है जहां पे लगभग 2,30,000 के आसपास, जिसमें लगभग 7,000 परिवार है जो अति पिछड़ी जनजातियों से आते हैं, उनके समन्वित विकास, उनको इंडिविजुअली उपकृत करने के लिए ये अभियान प्रारंभ हुई है। और इस अभियान का सबसे बड़ी खूबी ये है कि जो भी सेवा है, जो भी योजना है उसको 100% पूर्ण किया जाना है। सैचुरेशन की तरफ ये अभियान है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने महत्वपूर्ण ये एक इस अभियान को प्रारंभ करते हुए उन्होंने ये हम सब के लिए एक संकल्प दिया है कि 100% रूप से जो निर्धारित जो गतिविधियां है, जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, उसमें इन लोगों को लाभान्वित किया जाना है। PM जनमन योजना के तहत लगभग 11 प्रकार की एक्टिविटी है, योजनाएं हैं, जिसमें 9 विभाग या मंत्रालय इससे जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रधानमंत्री आवास
इन लोगों को देना है। संपर्क सड़कें जो बारहमासी इनके संपर्क जो है बने रहे, उसके लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो है इसमें विस्तार की गई है। ऐसे नल जल योजना से उनके जो पेयजल उनको उपलब्ध हो, बिजली यदि नहीं है उसका बिजली का वहाँ प्रावधान हो। यदि इन क्षेत्रों में यदि कोई क्रिटिकल गैप है, जैसे आपका आंगनवाड़ी भवन नहीं है, मल्टीपर्पज़ सेंटर नहीं है, तो इन तमाम योजनाओं को भी जो है इसमें सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार 11 महत्वपूर्ण एक्टिविटी, इवन स्वास्थ्य सेवाओं को भी ध्यान में रखते हुए मोबाइल मेडिकल यूनिट का भी प्रावधान इसमें है। तो इस प्रकार 11 प्रकार की एक्टिविटी को संतृप्त अर्थात सैचुरेट इन क्षेत्रों में किया जाना है। ये पीएम जनमन योजना की एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अभी उसी को ही आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने हाल ही में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का भी प्रारंभ किया है 2 अक्टूबर 2024 से, और हमारे प्रदेश में भी ये लागू की गई है। और मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि हमारे 33 जिले में से केवल रायपुर जिला को छोड़ के 32 जिलों में ये लागू हो रही है। और इसमें 6,691 गाँव को जो है इसमें चयनित की गई है, जहाँ पे 50% से भी अधिक लोग जो है आदिवासी वर्ग से आते हैं। जो 11 प्रकार के जो योजना या गतिविधि थी, तो जो पीएम जनमन में था उसको बढ़ाते हुए अब 25 प्रकार के इंटरवेंशन इसमें की गई है। और इसमें लगभग 17 डिपार्टमेंट और मंत्रालय जुड़े हुए हैं। ये एक व्यापक बदलाव है हमारे जिस प्रकार से जिस रणनीति के तहत हम लोग गवर्नेंस के लिए काम करते हैं, अधोसंरचना के लिए काम करते हैं, सरकार में काम जो होती है, इसका एक तो संतृप्त किया जाना है, कार्यों को पूरा किया जाना है, 100% पूर्ण किया जाना है, और कोई भी व्यक्ति छूटा ना रहे उसको सुनिश्चित किया जाना है। दूसरा ये है कि जो हमारा रणनीति हमेशा रहा है कि हम कुछ अचीव करें, और सभी डिपार्टमेंट अलग अलग अपने अचीव करते थे, परंतु ये दोनों योजना में भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से ये एक प्रयास है कि एक समन्वित प्रयास हो, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच इन दोनों योजना में आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए और वहाँ के निवासरत लोगों को जो इंडिविजुअली उनको जो बेनिफिट दिया जाना है, उसको संतृप्त करने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मैं मानता हूँ। जब हम आज़ादी के 75 साल मना के आगे हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा भी राज्य शासन के बहुत सारे स्कीम है, चाहे वो शिक्षा से जुड़े हुए हो, आश्रम छात्रावास वगैरह हम लोग पूरे प्रदेश में चलाते हैं, जो लगभग 3300 से भी अधिक है, जिसमें ST, SC, OBC माइनॉरिटी के लिए भी हम लोग आश्रम छात्रावास की व्यवस्था करते हैं, शिक्षा की व्यवस्था यहाँ होता है, आंगनवाड़ी की व्यवस्था है, और किशोरी बालिकाओं के लिए भी व्यवस्था है। तो इस प्रकार तमाम सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इसको की गई है। एक और महत्वपूर्ण योजना जो है राज्य शासन ने विगत दिनों जो है प्रारंभ किया है, वो है हमारे जो बस्तर के जो क्षेत्र है, उसमें जो नक्सल प्रभावित, अति नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है, उसमें नियर नेलनालार करके एक योजना चला रहे हैं, जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट मिलके इस योजना को लोगों को उपकृत करने की दृष्टि से आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे सिक्योरिटी की इंतज़ाम हो रहा है, जैसे जैसे कैंप नए कैंप खोले जा रहे हैं, उस कैंप के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में समन्वित विकास के लिए, अधोसंरचना के विकास के लिए और इंडिविजुअल लोगों को, समुदाय को बेनिफिट करने की दृष्टि से जो हमारे जितने तमाम योजनाएं हैं, इन योजनाओं को अगेन संतृप्त करने की दृष्टि से इन ग्रामों में और बाद में जिलों में, तो ये नियर नेलनालार जो मेरी आदर्श ग्राम के एक जो अभियान है, इस अभियान को आगे जो है बढ़ाया जा रहा है। तो हमारे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ के जो बच्चे हैं उनको भी उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करे, उसके लिए भी राज्य शासन द्वारा प्रयास आवासीय विद्यालय का भी संचालन की जा रही है। हमारे जो आदिवासी वर्गों से आए हुए जो बच्चे हैं, इनको जो प्रतियोगी परीक्षाएं है, जैसे UPSC है, जिसके माध्यम से ऑल इंडिया सर्विसेज और अन्य सर्विसेज के लिए चयनित होता है,
उनको आगे बढ़ाने की दृष्टि से और उनको आवश्यक गाइडेंस ट्रेनिंग देने की दृष्टि से जी योजना हम लोग चला रहे हैं। जो दिल्ली में हमारे ट्राइबल यूथ हॉस्टल भी रखा गया है, जिसमें आज माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद लगभग 200 बच्चे को प्रतिवर्ष दिल्ली में रख के, और जो प्रतिष्ठित जो संस्थान है जो यूपीएससी का जो गाइडेंस देते हैं, तो उसके वहाँ निःशुल्क रूप से उनको पढ़ाने का, ठहरने का, खाने पीने का व्यवस्था जो है राज्य शासन द्वारा की जा रही है। इसके अलावा भी हमारे एकलव्य विद्यालय की बात हो या अन्य जो हमारे योजनाएं हैं, क्रीड़ा परिसर है, बहुत सारे स्कीम है। हमारे प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स के लिए भी रेसिडेंशियल स्कूल है। तो तमाम योजनाएं जो है, चाहे वो शिक्षा से जुड़े हो और स्वास्थ्य के लिए भी विशेष रूप से जो सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन की दिशा में भी स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलके आदिवासी विकास विभाग कार्यरत है। तो बहुत सारे तमाम योजनाएं हैं जिसको एक एक करके बखान करने में काफ़ी समय लगेगी, लेकिन मैंने संक्षिप्त रूप से जो महत्वपूर्ण हमारे जो प्रयास है वो आपके सामने हमने सभी के लाभार्थ में रखा सर, है। ये कहना उचित होगा कि एक कलेक्टिव एफर्ट है होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। ये सारी स्कीम्स जो आपने बताई, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स एक हो गए। सर, आप सरगुजा कलेक्टर रहे हैं और साथ में कवर्धा रहे। कभी वो अतिवाद से प्रभावित था वो क्षेत्र, नक्सलवाद से। तमाम चुनौतियाँ थी उस समय ग्राउंड में स्कीम्स को एग्जीक्यूट करने में, और आज स्थिति कुछ अलग है। तो आपका क्या अनुभव रहा है उस समय फील्ड में? अनुभव इन ए सेंस, उस समय में काफ़ी कम समय के लिए सरगुजा में काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन यद्यपि देखा जाए झारखंड से लगे होने के कारण उस समय माओवाद से वहाँ पे भी काफ़ी जो है प्रभावित क्षेत्र रहा है जी। और उसको कालांतर में जो है उसमें जिस प्रकार के शासन ने जो नीति अपनाई और समन्वित प्रयास जो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सभी ने मिलके वहाँ पे किया, तो कालांतर में वहाँ से जो माओवाद है या जो उग्रवाद है वो वहाँ से निकल गए जी। और आज तेज़ी से जो है वहाँ विकास के राह पे वो प्रांत जो है आगे बढ़ रहे हैं जी। कवर्धा ज़रूर प्रभावित था, क्योंकि कवर्धा एक सीमावर्ती ज़िला है जी। जो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, और कहीं कहीं कुछ क्षेत्र जो है इससे प्रभावित रहा है। लेकिन जिस प्रकार से एक समन्वित प्रयास सुविधाओं के लिए, अधोसंरचना के लिए, लोगों को लाभान्वित करने के लिए वहाँ प्रयास हुआ, तो उसी का ही कारण है कि वहाँ पे ये बहुत पनप नहीं पाए जी। और इन क्षेत्रों जो है बहुत जल्दी ही जी। इन क्षेत्रों से जो है हमने इस उग्रवाद को दूर होते हुए हम लोग ने देखा है जी। और अभी बहुत तेज़ी से भारत सरकार के सहयोग से जी। बहुत तेज़ी से बस्तर क्षेत्र में भी जो है उग्रवाद या माओवाद जो है तेज़ी से जो है कम होते गए हैं जी। और हमें उम्मीद है यहाँ पे शांति की राह पे जो है वो आगे बढ़ेगी और प्रगति के राह पे जो है बहुत तेज़ी से बस्तर जो है जो क्षेत्र है आगे बढ़ेगी जी। और पूरे भारतवर्ष में एक आदर्श क्षेत्र के रूप में कीर्तिमान स्थापित करेंगे। तो दर्शकों, यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और अपने गेस्ट के साथ आगे चर्चा करेंगे। दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है। हम चर्चा जारी रखते हैं। सर, हम चर्चा कर रहे थे आपके जो अनुभव रहे हैं, आपकी पोस्टिंग जांजगीर चांपा में भी रही है, कोटमी सोनार का जिक्र आता है। क्या नीतियाँ थी सर कोटमी सोनार के डेवलपमेंट को लेकर उस समय जो आपने बनाई थी और जिसको आज भी अप्रिशिएट किया जाता है? कोटमी सोनार एक बहुत ही बड़ा गाँव है। उस समय मुझे जहाँ तक याद है आबादी लगभग 10,000 के करीब रहा होगा जी। और ये बहुत ही अनोखा गांव है। लीलागर नदी जो है उसके किनारे से है
और वहाँ पे मगरमच्छ का बहु आयत में जो है उस वहाँ के तालाबों में, गांव के तालाबों में पाए जाते थे। और धीरे धीरे जो मानव के साथ एक द्वंद्व जैसे स्थिति निर्मित हो गई थी जी। और जो है जान माल हानि होने का एक स्थिति निर्मित हो गई थी। एक पुजारी है जिनका एक हाथ भी जो है मगरमच्छ ने ले लिया था और कुछ कुछ अप्रिय घटनाएं होने लगी थी जी। और इसको देखते हुए उस समय मैं कलेक्टर के रूप में वहाँ सेवा दे रहा था जी। और उस गांव में जाके हम लोग ने पाया कि ये काफ़ी संख्या में लगभग उस समय 50-60 के आसपास मगरमच्छ जो है उस गांव के अलग अलग तालाबों में जी। रहते थे। लेकिन निस्तारी तालाब में क्योंकि पशु भी जाते थे और लोग भी जिन तालाबों का उपयोग करते थे वहाँ पे ये दंड वाला स्थिति हो गया था। तो हम लोगों ने उसको सोचा कि इसको एक इन सारे जो मगरमच्छ है इनको एक जगह पे एकत्रित किया जाए सो डेट बाकी जो तालाब है वो इनसे फ्री हो जाए और सबके लिए एक सुरक्षा का माहौल बने जी। उस हिसाब से हमने गांव वालों के साथ ये प्रस्ताव रखने के बाद श्रमदान करके हम लोग ने ये काम को शुरू किया जी। और श्रमदान से बहुत बड़ा तालाब मूढ़ा तालाब है उसको व्यापक एक रूप दिया गया जी। और उस समय ग्राम संपर्क अभियान हुआ करते थे और माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रवास जांजगीर चांपा जिले में हुआ। उनको भी ये बात उनके बात सामने आई तो उन्होंने अगले दिन वो तालाब देखने निकले, कोतमी सुनार पहुँचे और उन्होंने उसी दिन घोषणा किया कि इसको जो है एक पर्यटन के दृष्टि से इसको विकसित किया जाएगा जी। और उन्होंने उस हिसाब से अनाउंस करने के बाद वो धीरे धीरे वन विभाग के साथ मिलके वो एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया। और हमारा ये था कि जो द्वंद्व मानव और वन्य प्राणी के बीच में जो द्वंद्व था वो एक विन विन सिचुएशन में तब्दील हो और क्योंकि सदियों से ये हमारे नदियों में और हमारे तालाबों में रहवासी के रूप में आए हैं तो हम चाहते थे कि हमारे जो नई पीढ़ी है, आने वाला पीढ़ी है वो अप्रिशिएट करे और वन्य प्राणियों के संरक्षण, क्योंकि जांजगीर चांपा जिला ऐसे ही 5% ही जंगल उस ज़िले में है और बहुत ही जो प्रोग्रेसिव ज़िला है। तो मेरा मन में ये था कि हम जो एक को एग्जिस्टेंस हो जहाँ वन्य प्राणी भी रह सकते हैं और लोग भी अच्छे से सुरक्षित माहौल में रह सके, तो ऐसा एक माहौल तैयार करना मेरा मकसद था और हम अप्रिशिएट करें क्योंकि वन्य प्राणियों का जो जीवन प्रणाली है उसको अप्रिशिएट करने के साथ साथ उसका संरक्षण संवर्धन के दिशा में भी हमारा पीढ़ी जो है काम करे, उसी मकसद से ये तैयारी हम लोग ने किया। और मुझे खुशी है लोगों का अपार स्नेह, लोगों का अपार जो है इसमें भागीदारी हमें प्राप्त हुआ। श्रमदान से जो काम हम लोग ने शुरू किया और आज देखते देखते एक बहुत बड़ा पर्यटन के क्षेत्र के रूप में वो तब्दील हुआ। हमने वहाँ के जो यूथ है लोगों को और वन विभाग के लोगों को जो है ट्रेनिंग के लिए हमने उड़ीसा और इवन बाहर में भी भेजा और जो ट्रेनिंग लेने के आने के बाद सभी मगरमच्छ को उन्होंने पकड़े और एक रेस्क्यू सेंटर भी हम लोग ने बनाए और उसके बाद मूढ़ा तालाब में उसमें उनको सबको रखा गया। और मुझे जहाँ तक अभी याद है आज 250 से भी अधिक वहाँ मगर वहाँ रह रहे होंगे और मुझे ये एक बहुत बड़ा एक एज ए सिविल सर्वेंट, एज ए जनसेवक ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक संतुष्टि का पल है कि उसको हमने पूरा डिज़ाइन तत्कालीन जो मेरा डीएफओ था शर्मा जी उनके साथ मिलकर हम लोग ने डिज़ाइन किया था कि कैसे टापू बनाया जाएगा, कहाँ वो लोग धूप सेकने के लिए कहाँ मगरमच्छ आएंगे, तो सारे चीज़ें जो है एक एक चीज़ें हम लोगों ने उसको डिज़ाइन किया है और मुझे बहुत आत्मसंतुष्टि है कि एक बहुत बड़ा सेंटर के रूप में वो तब्दील हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में वहाँ पर्यटक का रुकने का भी व्यवस्था होंगे और जो उनके पूरा दिन भर का जो है वो जो मगरमच्छ को अध्ययन करने का, देखने का और समझने का एक अवसर भी उनको प्राप्त होगा, ये मेरा कल्पना है। और आज जिस रूप में वो आ गया है मुझे लगता है कि पूरा सेंट्रल इंडिया में ये एक बहुत बड़ा मगरमच्छ के संरक्षण केंद्र के रूप में वो परिवर्तित हुई है।
सर आज से 3 साल पहले देश के सामने कोरोना संकट काल था, उस समय आप श्रम आयुक्त थे। ऐसे समय में सर आदिवासियों का पलायन भी एक बड़ा विषय था जो सामने आया। काफ़ी सारे जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और भी अन्य राज्यों में जो आदिवासी यहाँ के पलायन करके गए थे, उन्हें रेस्क्यू करके लाया गया, उनके लिए व्यवस्थाएं की गई। क्या अनुभव था सर ऐसे समय में? क्योंकि उस समय में सर नीतियों से ज़्यादा उस समय क्या कुछ एक्शन लिया गया उसके ज़्यादा मायने थे। पेंडेमिक का समय था, तो वो अनुभव अगर साझा करना चाहें आप। जी, वो भी एक बहुत ही अनोखा जो एक एक्सपीरियंस था, और ये ऐसा त्रासदी था जिसको वर्णन करना आज जो है संभव नहीं है। उस समय मैं श्रमायुक्त के रूप में और सचिव श्रम विभाग के रूप में मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, और राज्य शासन ने मुझे पूरे स्टेट के लिए नोडल ऑफिसर भी जो है अपॉइंट किया था जी। और इसमें केवल आदिवासी ही नहीं, हर प्रकार के, हर वर्ग के लोग जो है इससे प्रभावित हुए थे। और छत्तीसगढ़ के लोग जो है कमाई खाने के लिए भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में वो जाते हैं जी। कुछ लोग सीजनल रूप से जाते हैं, और कुछ लोग हम लोग ने पाया कि वर्षों से जो है कहीं और जाके निवास कर रहे हैं, और टाइम टू टाइम वो यहाँ आते हैं, लेकिन मूल रूप से रहते हैं अब बाहर ही। तो इस प्रकार के 2 प्रकार के लोग थे, और कुछ ईंट भट्ट में जो काम करने जाते हैं तो वो तो सीजनल होते हैं जी। वो वहाँ काम करने के बाद फिर से वापस आ जाते हैं, खेती बाड़ी यहाँ करते हैं, फिर से वहाँ कमाई खाने के लिए निकल जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चुनौती थी। लेकिन और दूसरी ओर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा ग्रामीण लोगों का बहुत बड़ी जागरूकता उस समय देखने को मिली। जी। आदिवासी क्षेत्रों में भी ये जागरूकता देखने को मिली कि उन्होंने उसी समय ही अपने गांव में बाहर के लोगों को आने जाने से जो है प्रतिबंधित कर दिया था। तो वो दिखाते हैं कि वो लोग बहुत जागरूक थे, और उनका सक्रिय भागीदारी जो है प्रशासन को और शासन को उस समय प्राप्त हुआ। जी। और हम लोगों ने इन लोगों के, क्योंकि उस समय लॉकडाउन का स्थिति हो गई थी, काफ़ी लॉकडाउन के साथ साथ जो है बाकी जो यातायात है वो प्रभावित हो गया था। तो लोग जहाँ जैसे थे उनको वहीं पे राहत दिलाना एक बड़ी चुनौती थी, और हमने लगभग सभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ, यूनियन टेरिटरीज़ के साथ संपर्क साधते हुए हम उनके साथ ये जो हमारे लोग हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं, इनको वहीं पे ही उनको राशन पानी का व्यवस्था हम लोगों ने उनके सहयोग से वहीं पे किया। और जब यातायात चलना शुरू हुआ, विशेष ट्रेन वगैरह चलना शुरू हुआ, उसके लिए हम लोग ने ट्रेन भी चलाए, कहीं पे पूर्ण रूप से चलाए, कहीं पे पार्शियली चलाया गया। तो इस प्रकार मुझे अभी भी याद है कि 100 से भी अधिक ट्रेन जो है हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के लिए उस समय चलाना पड़ा। और लोग जो हमने शुरू में एस्टिमेट किया था कि 2 से 3 लाख के बीच में लोग शायद वापस आएंगे, लेकिन ये संख्या जो है 60 लाख से भी अधिक हो गए थे। और ये जो हमारा सरकार के साथ जो मिलके जो लोग वापस आए, इसके अलावा भी यदि अलग से लोग आए वो भी संभव है। तो इनका खाना पीने से लेके उनको लाने तक, उनके स्वास्थ्य व्यवस्था, तो हर प्रकार के व्यवस्था जो है हमें किया जाना था। उनको ये भरोसा दिया जाना था कि सरकार उनके साथ है इस सबसे जो त्रासदी के समय में, और उनके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। और मुझे अभी भी याद है कि उस समय हमने सबसे पहले, छत्तीसगढ़ ऐसा स्टेट था जो बहुत सबसे पहले मनरेगा जो स्कीम को भी जो है यहाँ पे फिर से प्रारंभ किया। और मुझे ये भी याद है कि उस समय जो दूसरे प्रदेश से आए हुए श्रमिक है, खास करके हमारे सिलतरा या इस तरह का जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है वहाँ काम करते थे, उनको भी हम लोग ने अभय दान करके यहीं पे खाने पीने का व्यवस्था करके यहीं पे रुकवाने का व्यवस्था किया गया था, जिसमें हमारे जो इंडस्ट्रियल हाउसेस है, उनका जो संघ है, सबके सहयोग से रखा गया था। तो छत्तीसगढ़ ऐसा स्टेट था जो सबसे पहले यहाँ दोबारा कारखाना भी प्रारंभ किया, शुरू किया, और लोगों को जो आवश्यक, जो उनको रोजगार की आवश्यकता थी, वो रोजगार हम लोग ने मुहैया कराए। तो इस प्रकार एक समन्वित प्रयास था सरकार की ओर से, जिसमें लोगों के 100% भागीदारी हमें प्राप्त हुआ। और एक बड़ी त्रासदी के समय जो है हम सभी ने एक मिलके जिन लोगों को उस समय त्रासदी से बचाने की जो आवश्यकता थी, उनको जो राहत दिलाने की आवश्यकता थी, वो राहत दिलाने का काम हम लोग ने यहाँ पे किया।
तो दर्शकों, आज की हमारी सार्थक चर्चा थी छत्तीसगढ़ आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा सर के साथ। सर ने हमारे दर्शकों को बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी कि कैसे भारत सरकार एवं राज्य सरकार के समन्वित प्रयास से आदिवासी समुदाय के विकास के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जनमन योजना है, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना है, इसके साथ ही जो प्रयास विद्यालयों का संचालित किया जा रहा है, इन विद्यालयों के माध्यम से कैसे युवाओं को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए शिक्षित किया जा रहा है और विभाग समय समय पर क्या कुछ इंटरवेंशन कर रहा है ताकि हमारे जो बड़े भूभाग में रहने वाले जो हमारे जनजाति समाज के लोग हैं वो कैसे शिक्षित हो, स्वस्थ हो और एक बेहतर जीवन यापन कर सकें। सर, आपने हमारे दर्शकों को बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी, आदिवासियों से जुड़ी योजनाओं के बारे में जानकारी दी, समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दर्शकों, अगले बार फिर हम मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।